हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज के इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग। मतलब जो इंट्रोडक्शन, जहां से अकाउंटिंग शुरू होती है, वो टॉपिक आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। एंड एक बात बता दूं, आप ग्रेजुएशन में अगर आप बीबीए के स्टूडेंट हैं या बीकॉम के हैं या बीसीए में भी अकाउंटिंग का एक पेपर होता है उनके करिकुलम में, या एमसीए के हैं या एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, अगर आपका अकाउंटिंग सब्जेक्ट अगर आपके सिलेबस में है तो ये लेक्चर वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि आज हम एकदम बेसिक पढ़ने वाले हैं, फंडामेंटल पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग का। ठीक है, तो आप अगर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो ये लेक्चर वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल है, तो जरूर इसको एंड तक देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि आज के इस लेक्चर वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हम आज के लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं सारे ही टॉपिक आपको बता देती हूँ। आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अबाउट मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग होता क्या है, इसका मतलब क्या है, कुछ फीचर्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक है अकाउंटिंग के, वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है वो पढ़ेंगे। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे, 3 ब्रांचेस होती हैं अकाउंटिंग की, वो पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, क्या दोनों सेम है या अलग है, तो दोनों अगर अलग है तो क्या डिफरेंसेस हैं, ये हम डिटेल में समझेंगे। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या करता है, क्या फंक्शन है, वो डिटेल में समझेंगे। कुछ कमियां भी हैं, लिमिटेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड आखिरी में आपको बताऊंगी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये जो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन होती है ये किन के लिए यूजफुल है। ठीक है, तो ये सारे ही टॉपिक हमें आज के लेक्चर वीडियो में पढ़ने हैं। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि अकाउंटिंग है क्या। एक सेकेंड, सबसे पहले ये सवाल आता है कि अकाउंटिंग है क्या। तो अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग क्या है, बिजनेस की भाषा है, बिजनेस की लैंग्वेज है। ठीक है, लैंग्वेज का पर्पस क्या होता है, देखिए हिंदी, इंग्लिश या बाकी जो लैंग्वेजेस हैं, इनका पर्पस क्या होता है, इनका पर्पस होता है कि हम अपनी बात कह पाते हैं। अगर ये लैंग्वेजेस नहीं होती, हिंदी या इंग्लिश, ये लैंग्वेज और भी बाकी लैंग्वेजेस नहीं होती, तो हम अपनी बात दूसरों तक कन्वे नहीं कर पाते। तो उसी तरीके से अकाउंटिंग भी एक भाषा है, लेकिन ये किसकी भाषा है, ये बिजनेस की भाषा है। बिजनेस की जो इंफॉर्मेशन है, बिजनेस की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो दूसरी पार्टी तक अकाउंटिंग की भाषा में ही पहुंचाई जा सकती है। तो दिस इज अकाउंटिंग। सबसे छोटी सी और बेसिक डिफिनेशन है अकाउंटिंग की कि अकाउंटिंग क्या है, इट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, बिजनेस की भाषा है। इट इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ बिजनेस हाउसेज। जो बिजनेस, जो फर्म्स हैं, जो बिजनेस हैं, वो अपनी बात को कह पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, अपने प्रॉफिट लॉस दूसरी पार्टी को कैसे बता पाते हैं, थ्रू दिस लैंग्वेज अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये सबसे पहली, सबसे छोटी सी डिफिनेशन है अकाउंटिंग की कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ठीक, अब एक डिटेल डिफिनेशन में अकाउंटिंग की बताती हूँ, अकाउंटिंग है क्या। और ये जो डिफिनीशन है ना, इस डिफिनीशन में पूरा कह लीजिए, पूरा मतलब कह लीजिए पूरी अकाउंटिंग इसी डिफिनीशन में डिफाइन हो जाती है। हम आगे चल के हम जर्नल बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट सब बनाएंगे ना। ठीक है, और एनालाइज करेंगे, सारा बना लिया उसके बाद हम एनालाइज करेंगे इन स्टेटमेंट को। ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेट करेंगे। तो ये सारा काम जो है ना, इस एक सिंपल सी डिफिनीशन में सारी चीज एक कंसाइज वे में है। तो ये मैं मार्क करूंगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है अकाउंटिंग की कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें स्टेप्स है। ठीक है, प्रोसेस मतलब क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, स्टेप्स होते हैं। तो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है ऑफ, पहला काम है आइडेंटिफाइंग। ये सब क्या है अभी मैं बताऊंगी, अभी मैं रीड कर रही हूँ केवल। देखिए, पहला क्या है आइडेंटिफाइंग, दूसरा क्या है मेजरिंग, तीसरा क्या है रिकॉर्डिंग, चौथा क्या है क्लासिफाइंग, पांचवा क्या है समराइजिंग, छठा इज इंटरप्रेटिंग एंड सेवेंथ इज कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यानी अकाउंटिंग में होता बेसिकली क्या है, ये जो पूरी अकाउंटिंग हम पढ़ेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये जो पेपर पढ़ेंगे, इसमें करेंगे क्या। तो अकाउंटिंग इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ, अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, किस चीज का सिस्टमैटिक प्रोसेस है, ऑफ आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाई करना मतलब पहचानना, हमें पहचानना होगा कि हमें कौन से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है, लेन देन।
देखिए बिजनेस में तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ना, रॉ मटेरियल खरीदा जा रहा है, लेबर्स को वेजेस दी जा रही है, एम्प्लॉइज को सैलरी दी जा रही है, कोई सामान बेचा जा रहा है, कुछ खरीदा जा रहा है, बहुत सारे रेंट पे किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंस पे किए जा रहे हैं, ठीक है, कैश विड्रॉ किया जा रहा है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आइडेंटिफाई करना, किन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, किन को नहीं रिकॉर्ड करेंगे, ये आइडेंटिफाई करना, ये पहला स्टेप होता है। दूसरा, मेजर करना। अब हम किस बेसिस पे उसे बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, मेजर करना पड़ेगा ना, तो ये मेजरिंग। तीसरा क्या है, रिकॉर्डिंग। अब हम उस ट्रांजेक्शन को अपनी बुक ऑफ अकाउंट में, जो फर्म है उसकी बुक ऑफ अकाउंट में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ये तीसरा स्टेप है। चौथा स्टेप क्या है, क्लासिफाइंग। क्लासिफाई करना मतलब होता है छांटना। अब क्या होगा, एक टाइप के ट्रांजेक्शन को एक जगह रिकॉर्ड करना, ठीक है, जो हम लेजर के थ्रू करते हैं। अभी हम आगे इसी बात को डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी इसका रिवीजन कई बार होगा, ठीक है। तो अभी अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो घबराने की बात नहीं है, अगले 10-15 मिनट में ना आपको ये डिफिनीशन रट जानी है और समझ जानी है, ठीक है, क्योंकि अभी इसी डिफिनीशन से प्रोसेस भी हम पढ़ेंगे, अकाउंटिंग का प्रोसेस भी एक टॉपिक पढ़ना था ना, वो इसी डिफिनीशन से निकल के आएगा, ठीक है। तो क्लासिफाई करना मतलब लेजर बनाना, जिसमें क्या होता है, एक टाइप के ट्रांजेक्शन को एक जगह रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे बैंक से रिलेटेड जितने ट्रांजेक्शन है एक जगह, कैश अकाउंट में कैश से रिलेटेड जितने ट्रांजेक्शन एक जगह, तो वही क्लासिफाइंग। नेक्स्ट इज समराइजिंग। समराइजिंग मतलब समरी बनाना। बहुत सारे बुक्स में, जर्नल में बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो गए, लेजर में उसको क्लासिफाई कर लिया, अब उसकी समरी बनाएंगे, उसे कंसाइज वे में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो हम ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट के थ्रू समराइज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज इंटरप्रेटिंग। अब हमने पीएल अकाउंट बना लिया, पीएल अकाउंट मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, तो क्या हमारा काम खत्म हो गया? नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से समझ में क्या आया, ऑर्गेनाइजेशन को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, या इस फाइनेंशियल ईयर में क्या हमारे खर्चे ज्यादा थे या हमारी इनकम ज्यादा थी। अगर इनकम ज्यादा थी तो कहां कहां से ज्यादा इनकम आई, अगर खर्चे ज्यादा थे तो कहां कहां कम खर्चे हुए, कहां ज्यादा खर्चे हुए। तो बेसिकली प्रॉपरली एनालाइज करना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो वही है इंटरप्रेटिंग एंड एनालाइजिंग। नेक्स्ट इज कम्युनिकेटिंग। अब ये सारे काम कर लिए तो क्या ये रिपोर्ट अकाउंटेंट अपने पास रखता है? जो फर्म का अकाउंटेंट है उसने सारे काम कर लिए, उसने जर्नल बना दिया, लेजर बना दिया, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, सब कुछ बना दिया, तो क्या वो अपने पास रखा रहेगा? नहीं। अकाउंटेंट ने ये रिपोर्ट जो बनाई है वो किस पर्पज से बनाई है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए जितने लोग हैं, जैसे टॉप मैनेजमेंट हुआ, अगर कोई कंपनी है तो उसके जो शेयर होल्डर हैं, या गवर्नमेंट, या एम्प्लॉयज, या क्रेडिटर, या बैंक, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो भी उससे जुड़े हुए लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन से, उन सबको वो रिपोर्ट मतलब रिफर की जाती है, क्योंकि वो उस रिपोर्ट को यूज करके डिसीजन ले पाते हैं, मतलब डिसीजन लेते हैं। जैसे टॉप मैनेजमेंट को सपोज करिए कोई डिसीजन लेना है कि हम इन्वेस्टमेंट करें कि नहीं करें कोई नए प्रोजेक्ट में, या हम इस बार डिविडेंड कितना डिक्लेयर करें, ठीक है। तो इस टाइप के अगर डिसीजन लेने हैं तो कैसे लेगा टॉप मैनेजमेंट, ठीक है, तो इन रिपोर्ट्स के बेसिस पे ही लेगा, ठीक है। तो वही है आखिरी स्टेप, कम्युनिकेटिंग, राइट। तो ये सिंपल से 7 स्टेप होते हैं अकाउंटिंग में, समझ में आ गया। तो अकाउंटिंग की डिफिनीशन एक बार कहें, अकाउंटिंग की सबसे छोटी सी सबसे शॉर्ट डिफिनीशन क्या है, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग भाषा है, लैंग्वेज है बिजनेस की, क्योंकि इसी भाषा में बिजनेस अपनी जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ये दूसरी पार्टी तक कन्वे कर पाती है, ठीक। दूसरी डेफिनेशन अकाउंटिंग की क्या है कि अकाउंटिंग इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस। अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाइंग, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, ये देखिए लिखा है, एक बार मैं क्लीन कर देती हूँ, ऑफ आइडेंटिफाइंग सबसे पहले पहचानना, उसके बाद मेजरिंग, उसके बाद रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग। तो ये 7 सिंपल से स्टेप होते हैं अकाउंटिंग में। तो अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ दीज 7 एक्टिविटी। ये 7 एक्टिविटी का सिस्टमैटिक प्रोसेस है, ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 7 जो एक्टिविटी है वो याद कैसे करें, समझ में नहीं आ रही, या याद कैसे करें। तो याद करना ही नहीं है, इसको याद नहीं करना है, अभी मैं आपको बताऊंगी। ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप है, इसी सीक्वेंस में इवन आपका सिलेबस, आप जिस भी यूनिवर्सिटी के होंगे, अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अगर सब्जेक्ट है आपके करिकुलम में, और जनरली होता ही है, फर्स्ट सेमेस्टर का ये पेपर है, फर्स्ट सेमेस्टर में होता है इन कोर्सेज में, ठीक है। बीबीए में होता है, एमबीए में होता है, बीसीए में होता है, बीटेक में होता है, एमसीए में होता है, बीकॉम वाले तो पहले से पढ़ के आ रहे होते हैं 11th 12th में, सबके फर्स्ट सेमेस्टर में ये पेपर होता है, ठीक है। तो मैं बता रही थी कि ये आपको, तो इसका जो ये जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप है ना, इसी सीक्वेंस में आपका सिलेबस भी डिजाइन होता है। फर्स्ट यूनिट में
मतलब आप इंट्रोडक्शन थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं अकाउंटिंग का, फिर सेकंड यूनिट से इसी सीक्वेंस में आपका सिलेबस होता है। सबसे पहले जर्नल बनाएंगे, फिर लेजर बनाएंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फिर ट्रेडिंग अकाउंट, फिर पीएल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट, ठीक है, एंड उसके बाद उसका एनालिसिस शुरू होता है। तो आपका सिलेबस भी इसी सीक्वेंस पर डिजाइन है, तो ये सब रटना नहीं है, सब समझना है। और अभी देखिएगा नेक्स्ट कुछ मिनट में आप इसे समझ भी जाएंगे, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया। तो अब मैं आपको बता रही थी कैरेक्टरिस्टिक, अकाउंटिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक कहिए या फीचर्स कहिए, या यही प्रोसेस भी तो है, अकाउंटिंग का यही प्रोसेस है। और कह लीजिए फीचर्स अगर पूछा जाए कि फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग बताइए या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग बताइए, तो यही है। सबसे पहला स्टेप क्या है, सेकंड पेन ले लेती हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। सबसे पहला स्टेप यही होता है अकाउंटिंग में कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, जो भी लेन देन हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको आइडेंटिफाई करना, उन इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना जिनको बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए एक कॉन्सेप्ट कन्वेंशन जब हम लोग पढ़ेंगे तब और डिटेल में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग में केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है विच कैन बी एक्सप्रेस इन मॉनिटरी टर्म, ठीक है। अकाउंटिंग में केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जिसको हम पैसे के टर्म, मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सके, उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। सपोज करिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके एम्प्लॉय बहुत ही हार्ड वर्किंग है, बहुत ही क्वालिफाइड है, बहुत कैलिबर है उनमें, तो क्या हम इसको पैसे के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो इस चीज को, क्वालिटेटिव चीजों को अकाउंटिंग में नहीं रिकॉर्ड किया जाता है। केवल क्वांटिटेटिव चीज एंड जिसको हम मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सके, केवल उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसीलिए यहां पे लिखा है आइडेंटिफिकेशन, पहचानना, किस चीज को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका टॉप मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिव है, अपने एम्प्लॉयज का बहुत ध्यान रखता है, बट क्या इस बात को हम मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, ठीक है, तो उसे नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा। तो वही है पहला स्टेप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल, उन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना जिनको हम मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये पहला स्टेप। दूसरा दूसरा स्टेप क्या है, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। अब उनको मेजर करना। अब जिन ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे बुक ऑफ अकाउंट में, उनको मेजर करना होगा ना। मतलब मेजर करने का मतलब कि कितना फिगर हम रिकॉर्ड करेंगे। सपोज करिए कोई ट्रांजेक्शन हुआ, शायद हमने रॉ मटेरियल, मैं, हमारी फर्म है तो हमने रॉ मटेरियल खरीदा 1,000 रुपए का, ठीक है। तो अब हम वो 1,000 रुपए किस बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे? तो कुछ रिसिप्ट होनी चाहिए ना, कुछ बिल होना चाहिए ना 1,000 का, तब हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक। तो वही बात है, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। जो ट्रांजेक्शन आपने आइडेंटिफाई किया उसको मेजर किया जाएगा, बिल के बेसिस पे, रिसिप्ट के बेसिस पे, कैश मेमोज वगैरह कुछ होंगे, जिसके बेसिस पे होगा कि ये खर्चा इतने का हुआ है, चलो इसे बुक ऑफ, अब इसे बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करें। एविडेंस होना चाहिए, ठीक है। तीसरा तीसरा कैरेक्टरिस्टिक कहिए या प्रोसेस के स्टेप्स कहिए, तीसरा क्या होता है, रिकॉर्डिंग। अब अगला स्टेप क्या होता है, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। रिकॉर्ड, अब सवाल ये आता है कि रिकॉर्ड किस में करेंगे? कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ फर्म में, उसको अब रिकॉर्ड करना है, पर किस में रिकॉर्ड करेंगे? तो हम अभी आगे चल के पढ़ेंगे जर्नल के बारे में, सुना भी होगा, ये है जर्नल, ठीक है, दिस इज जर्नल। तो रिकॉर्डिंग, जर्नल इज कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल को कहा जाता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सबसे पहले किसी भी ट्रांजेक्शन को इसी बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, जर्नल में, ठीक है। तो वही जर्नल में रिकॉर्डिंग होगी सबसे पहले। फिर इसके बाद अगला चौथा स्टेप क्या है, क्लासिफाइंग। क्लासिफाई करना मतलब छांटना, अभी बताया था ना, एक टाइप के ट्रांजेक्शन को एक जगह रिकॉर्ड करना। राम ने जितने ट्रांजेक्शन किए हैं फर्म में, राम ने जितना पैसा दिया है, जितना अगर कुछ पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा विड्रॉ किया है, कुछ गुड्स विड्रॉ किए हैं, ठीक है, तो राम से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है वो राम अकाउंट में, श्याम से रिलेटेड जितने ट्रांजेक्शन श्याम अकाउंट में, बैंक से रिलेटेड जितने ट्रांजेक्शन बैंक अकाउंट में, कैश से रिलेटेड जितने ट्रांजेक्शन कैश अकाउंट में। तो ये क्या है, छाटना। जर्नल में सारे ट्रांजेक्शन एक जगह, उसके बाद उनकी छटनी करेंगे, छाटेंगे, अलग अलग ट्रांजेक्शन अलग अलग अकाउंट में करेंगे, ठीक है। तो दिस इज क्लासिफाइंग। एंड क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, तो द बुक विच इज कॉल्ड लेजर। अब यहाँ पे दूसरी बुक के बारे में बात करेंगे, लेजर, ठीक है। सबसे पहले किस में रिकॉर्ड किया जाता है, जर्नल में। फिर इसकी होती है पोस्टिंग, इस वर्ड को कहा जाता है पोस्टिंग। जर्नल से जब लेजर में ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर किया जाता है क्लासिफाई करके, तो उस वर्ड को कहा जाता है पोस्टिंग। वर्ड इज कॉल्ड पोस्टिंग, ठीक। यहां तक समझ में आया। अब अगला पांचवा स्टेप क्या है, पांचवा स्टेप है समराइजिंग।
अगला स्टेप क्या है? समराइज करना। समराइज करना मतलब समरी बनाना। ठीक, आपने देखा होगा एनसीईआरटी किताबों में या बाकी भी बुक्स में क्या होता था। एनसीईआरटी का एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आपने स्कूल में वही पढ़ा होगा। पूरा चैप्टर ओवर होता था, फिर लास्ट में होता था ना समरी, मतलब पूरे उस चैप्टर की जो कह लीजिए क्रक्स है, जो मेन पॉइंट्स है, उनको समराइज करके शॉर्ट फॉर्म में होता था ना समरी। चैप्टर के एंड में होती है समरी। ठीक है, तो बस वही कहानी है यहाँ पे समराइजिंग में। आपने जो जर्नल बनाया, आपने जो लेजर बनाया, अब उसको कंसाइज फॉर्म में उसकी समरी बनाएंगे। ठीक है, तो समरी कैसे बनाएंगे? हम बनाएंगे समरी के फॉर्म में, हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। समरी कैसे बनाई जाएगी? समरी इन स्टेटमेंट के थ्रू बनाई जाएगी। ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो समराइजिंग में हम ये स्टेटमेंट, ये अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, अगला जो छठा स्टेप है, समराइजिंग कर लिया। अगला स्टेप क्या है? समराइज कर लिए तो यहीं पे काम खत्म नहीं है ना, अभी बताया था हमने। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, बैलेंस शीट बना ली, बैलेंस शीट में शो कर दिया कि हमारी इतनी लायबिलिटी है, इतने एसेट हैं। ठीक, बट इसको देख के समझ में क्या आया? इससे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या एसेट बढ़े हैं, घटे हैं, क्या हुआ है लास्ट ईयर के कंपेयर में। ठीक है, तो बेसिकली हमें एनालाइज करने की बहुत जरूरत है एंड उससे कुछ इंटरप्रिटेशन ड्रॉ करने की जरूरत है। तो वही अगला स्टेप होता है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो इसके लिए इंटरप्रेट करने के लिए एंड एनालाइज करने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं। ये भी आपके सिलेबस में होंगे। थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, 5 यूनिट में टूल्स ही पढ़ाए जाते हैं, जिसमें आता है आपका अकाउंटिंग रेशियोज। बहुत सारे रेशियोज होते हैं, करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, और भी बहुत सारे रेशियोज हैं। उन रेशियो के थ्रू आप एनालाइज करते हैं कि फर्म का एसेट ज्यादा था, लाइबिलिटी कम थी, या बाकी और फैक्टर्स। ठीक है, एंड एक और टूल है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी दो स्टेटमेंट को कंपेयर करना। एक शायद पिछले साल का स्टेटमेंट होगा, एक इस साल का होगा, कंपेयर करना। एक होगा कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये कुछ टूल हैं जिनसे एनालाइज किया जा सकता है, इंटरप्रेट किया जा सकता है। एंड फाइनली सातवां स्टेप, सेवेंथ स्टेप क्या है? कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग मैंने बताया ना, अकाउंटेंट रिपोर्ट अपने पास रखने के लिए थोड़ी बना रहा है, वो रिपोर्ट को कम्युनिकेट करेगा, उसकी रिपोर्ट बना के आगे फॉरवर्ड करेगा, कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को फॉरवर्ड करेगा, जिससे कंपनी का टॉप मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट डिसीजन ले पाएगा। ठीक है, तो दीज आर द 7 फीचर्स, कह लीजिए 7 फीचर है या कैरेक्टरिस्टिक है अकाउंटिंग के। ठीक है, अकाउंटिंग में 7 चीजें होती हैं, ये फीचर्स हैं। ठीक, फीचर्स भी कहिए, और आगे चल के अभी मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी, तो प्रोसेस भी तो यही है, यही पूरा सीक्वेंस ऑफ स्टेप है जो अकाउंटिंग में होता है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने आपको वहीं पे सारा एक्सप्लेन कर दिया। वो जो 7 स्टेप हैं, ये सारी बातें फिर से यहाँ पे लिखी हुई है, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। तो वही मैंने बताया था ना कि केवल वो ट्रांजेक्शन पर देख लीजिए, वो ट्रांजेक्शन जिसको पैसे के टर्म में मेजर करें, उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे रॉ मटेरियल परचेज, कैलिबर या एम्प्लॉय का, ये सब नहीं रिकॉर्ड किया जा सकता है, एंड इसको विद द हेल्प ऑफ बिल एंड रिसिप्ट रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, अगला अगला स्टेप क्या था? मेजरिंग। अगला था ना मेजरिंग। मेजरिंग में मनी के टर्म में, किस टर्म में मेजर किया जाएगा? मनी के टर्म में मेजर किया जाएगा। एंड वही अगेन कैश मेमोज वगैरह की। अगला रिकॉर्डिंग, मैंने बताया था रिकॉर्डिंग क्या है, यानी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री मतलब जर्नल में रिकॉर्ड किया जाएगा, जैसे आपकी कैश बुक हुई, सेल्स बुक हुई, परचेज बुक हुई। फिर उसके बाद क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग मतलब ग्रुपिंग करना, एक टाइप के ट्रांजेक्शन को एक जगह करना, छाटना। छाटना नहीं, हम ग्रुपिंग करना ज्यादा सही है, इसको छाटना नहीं। इसमें कुछ सॉरी, छाटना वर्ड नहीं यूज करेंगे। ठीक है, जर्नल में सारे ट्रांजेक्शन है, ठीक है, फिर हम एक टाइप के ट्रांजेक्शन को एक जगह कर रहे हैं, तो इसमें कोई छाट नहीं, कुछ हटा नहीं रहे हैं, बस हम एक जगह कर दे रहे हैं। राम के जितने ट्रांजेक्शन एक जगह, फर्नीचर से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है एक जगह, कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन एक जगह, तो हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, छाटना वर्ड नहीं, ग्रुपिंग कहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जर्नल में, जर्नल से पोस्टिंग की जाती है लेजर में। यही देखिए मेन बुक है लेजर, उसमें पोस्टिंग की जाती है, तो वही बात है मैंने। फिर उसके बाद समराइज किया जाता है। तो समराइज करना मतलब इसको एक कंसाइज फॉर्म में, एक यूजफुल फॉर्म में उसको प्रोड्यूस करना, रिपोर्ट बनाना। ठीक है, उसके लिए ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाई जाती है। एंड ये जो आखिरी के दो है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इन्हीं को कहा जाता है फाइनल अकाउंट। देखिए लिखा है यहाँ पे, दीज आर कॉल्ड फाइनल अकाउंट, इनको फाइनल अकाउंट कहा जाता है। क्यों फाइनल अकाउंट है?
ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है एंड बैलेंस शीट है, इनको फाइनल अकाउंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर के एंड में, अंत में यही अकाउंट बनता है, फाइनली यही अकाउंट बनता है। ये जो पूरे काम हो रहे हैं ना, जर्नल बन रहा है, लेजर बन रहा है, ट्रायल बैलेंस बन रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है, क्यों बन रहा है? क्योंकि अंत में हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे निकलेगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, ऑर्गेनाइजेशन को क्या हुआ है वो निकलेगा, एंड बैलेंस शीट बननी है जिससे ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन पता चले। ठीक है, तो पर्पस यही है, इसीलिए इसको कहा जाता है फाइनल अकाउंट। नेक्स्ट इज एनालाइजिंग, एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे ताकि हम आगे फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सके, ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग कर सके। ठीक है, कुछ कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसके रिगार्डिंग डिसीजन ले सके। एंड फाइनली कम्युनिकेट कर सके, आखिरी स्टेप 7th यही था ना, कम्युनिकेट कर सके। किसको कम्युनिकेट करना है? टू इट्स यूजर्स, इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर, ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। कम्युनिकेट कर सके ताकि वो सही डिसीजन ले सके सही समय पे। ठीक, तो ये थे सिंपल से 7 कैरेक्टरिस्टिक या कह लीजिए फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। अब आगे देखते हैं अकाउंटिंग का प्रोसेस। ठीक है, अकाउंटिंग का प्रोसेस मतलब सीक्वेंस ऑफ स्टेप जो अकाउंटिंग में किए जाते हैं। तो बेसिकली प्रोसेस भी वही है। सबसे पहला अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है? एक बार मैं पेन लेती हूँ। सबसे पहला जो अकाउंटिंग का प्रोसेस है वो क्या है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट को आइडेंटिफाई करना, मेजर करना। फिर इन ट्रांजैक्शन को कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल में। ये ट्रांजैक्शन को कहां रिकॉर्ड किया? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, रिकॉर्ड किया। ठीक, फिर इसके बाद क्या करेंगे? फिर इसके बाद करेंगे उसकी पोस्टिंग किस में? लेजर में करते हैं। ठीक है, उसकी पोस्टिंग की जाती है लेजर में। पोस्टिंग करते हैं किसमें? लेजर में। लेजर इज कॉल्ड द मेन बुक, लेजर को कहा जाता है मेन बुक है। एंड जर्नल इज कॉल्ड द ओरिजिनल बुक, पहली बुक होती है जर्नल। ठीक, वो किया। अच्छा, अब एक बात है, जब हम जर्नल पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी जर्नल की कुछ ये भी जर्नल्स होते हैं। कैश बुक हुई, परचेज बुक हुई, परचेज रिटर्न बुक हुई, सेल्स बुक हुई, ये सब भी जर्नल है। अब इसके बाद ये हो गया, फिर इसके बाद क्या करेंगे? समरी बनाएंगे। ठीक है, समराइज करने के लिए वी मेक ट्रायल बैलेंस, वी मेक ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, वी मेक बैलेंस शीट। समराइज किया, उसके बाद इंटरप्रेट करेंगे, एनालाइज करेंगे एंड फाइनली कम्युनिकेट करेंगे टू इट्स यूज। ठीक है, तो आपने देखा वही 7 सीक्वेंस ऑफ स्टेप हैं जो अभी आपने पहले पढ़े थे। जो सबसे पहले हमने डिफिनीशन में पढ़ा, डिफिनीशन ऑफ अकाउंटिंग यही है कि अकाउंटिंग इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ, बोले एक बार, अकाउंटिंग इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ, सबसे पहला आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बाद मेजरिंग, उसके बाद रिकॉर्डिंग, उसके बाद क्लासिफाइंग, उसके बाद समराइजिंग, उसके बाद एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड फाइनली कम्युनिकेटिंग। तो अकाउंटिंग इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ दी 7 एक्टिविटी, 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 एक्टिविटी का सिस्टमैटिक प्रोसेस को ही अकाउंटिंग कहते हैं। फीचर्स भी यही है एंड प्रोसेस आपने देख लिया। अगर प्रोसेस पूछा जाए तो ऐसे डायग्राम बना के बनाइएगा। ठीक है, ऐसे सीक्वेंस ऑफ स्टेप। तो दिस इज अकाउंटिंग। अब मुझे लगता है कि आपको अकाउंटिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई ना अकाउंटिंग क्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताती हूँ ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की कितनी ब्रांचेस होती हैं? तो अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेस होती हैं। पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो अभी हम सब्जेक्ट अभी पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग, एक बार पेन ले लेती हूँ। दूसरा क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग। एंड तीसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैं बता दूं, बीबीए के हैं या बीकॉम के आप हैं, ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप जनरली फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग कुछ यूनिवर्सिटी में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही पेपर कर देते हैं, एंड कुछ यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे आप कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड उसके बाद वाले ईयर में पढ़ लेंगे, सेमेस्टर में पढ़ेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बट सबसे पहले जरूरी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ये जो पेपर होता है ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। ये दोनों पेपर कुछ यूनिवर्सिटी में सेकंड ईयर में है, कुछ में थर्ड ईयर में, एंड कुछ यूनिवर्सिटी में दोनों को कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम से पेपर किया गया है। ठीक है, इवन एमबीए में भी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम से है, इन दोनों को कंबाइन कर दिया है। और ये फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में। फर्स्ट सेमेस्टर में ये है, एमबीए में फर्स्ट सेमेस्टर में ये पेपर पढ़ते हैं, सेकेंड सेमेस्टर में इन दोनों को कंबाइन करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं कह रही थी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ऊपर चला गया। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, तो देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस 3 होती हैं। पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो ब्रांच है अकाउंटिंग की जिसमें हम क्या करते हैं? जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं।
जो अभी हमने पढ़ा ना वही है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें हम जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है फर्म के उन्हें रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं एंड फाइनली कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, टू इट्स यूजर, यूजर को, ठीक, ताकि वो जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो ये ले पाए, ठीक है। तो दिस इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आगे बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंटिंग की वो ब्रांच है जहां पे वी डील विद कॉस्ट, जहां पे हम कॉस्ट की बात करते हैं। कॉस्ट मतलब समझ रहे हैं ना, लागत, किसी चीज को बनाने में खर्चा कितना आ रहा है, कॉस्ट कितनी आ रही है, दैट इज कॉल्ड, दैट इज पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, वो कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट है मार्क, ये कॉस्ट डिटरमाइन करना कहूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रोडक्ट है, सपोज करिए एग्जांपल लेते हैं, कोई पेन है, कोई भी पेन मार्केट में 5 रुपए की क्यों बिक रही है? शायद वो पेन 2 रुपए की बन रही है तब वो 5 रुपए की बिक रही है ना। तो जी किसी भी कंपनी के लिए कितना मुश्किल है ये डिटरमाइन करना कि हम उसकी सेलिंग प्राइस क्या रखें, कितने में बेचें। तो सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए कंपनी को अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट पता होनी चाहिए ना, कीमत या लागत, कीमत नहीं कहेंगे, लागत, उस प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा कितना आया, कॉस्ट कितनी इनकर हुई, ये पता होना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पता होगा, इसी के बेसिस पे कंपनी डिसाइड करेगी कि हम उस प्रोडक्ट को कितने पे बेचेंगे, उसकी सेलिंग प्राइस क्या रखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए यही इंपॉर्टेंस है कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर की। एक बार स्क्रीन को मैं क्लियर करती हूँ, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग वो ब्रांच है अकाउंटिंग की जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम असर्टेन करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ऑपरेशन और प्रोसेस और एक्टिविटी, यानी किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट, किसी भी ऑपरेशन की कॉस्ट, किसी भी प्रोसेस की कॉस्ट को हम डिटरमाइन करते हैं कि इस ऑपरेशन में कितना खर्चा आ रहा है, इस प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है। तो ये डिटरमाइन किया जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग में, ठीक है। एंड कॉस्ट, ये जो कॉस्ट मैं कह रही हूँ कि डिटरमाइन किया जाता है, इसके लिए वी मेक कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट आप पढ़ेंगे, कॉस्ट शीट बनाना पड़ेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम पीएल अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कॉस्ट शीट बनाते हैं, जिसकी मदद से हम किसी भी प्रोडक्ट की, प्रोसेस की, ऑपरेशन की कॉस्ट डिसाइड करते, डिटरमाइन करते हैं। डिसाइड नहीं करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, असर्टेन करते हैं, ठीक। और क्यों डिटरमाइन करना जरूरी है? ताकि प्रोडक्ट की कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके, प्रोडक्ट की कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सके। जरूरी है ना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, कम करना, ये जरूरी है ना, जरूरी है कि नहीं बताइए? जरूरी है। देखिए, जितनी कॉस्ट कम, जितनी लागत कम, उतना प्रॉफिट ज्यादा, ठीक है। जितनी लागत कम उतना प्रॉफिट ज्यादा, तो इसलिए कॉस्ट को डिटरमाइन करना बहुत जरूरी है। आगे हम बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो ब्रांच है अकाउंटिंग की विच टेक्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कहां से लेता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, और अपने टूल या टेक्निक जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की वो लगाता है, एंड ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है विच इज हेल्पफुल फॉर टॉप मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। बात समझ में आई? मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्स द डेटा फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डेटा लेता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, और फिर उस पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बहुत सारे टूल हैं, सीवीपी एनालिसिस है, फंड फ्लो स्टेटमेंट है, ठीक है, और भी बहुत सारे टूल हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, वो लगाता है एंड प्रोड्यूस करता है रिपोर्ट विच इज हेल्पफुल फॉर टॉप मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, जो टॉप मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। इसीलिए इसका नाम क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो बेसिकली दिस अकाउंटिंग इज हेल्पफुल फॉर टॉप मैनेजमेंट। ये अकाउंटिंग टॉप मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि इसी के बेसिस पे टॉप मैनेजमेंट बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है। बजटिंग वगैरह जो होती है, ये सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है, ठीक है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? देखिए मैंने लिखा है दिस इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, ये वो ब्रांच है अकाउंटिंग की विच इज कंसर्न विद जनरेटिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन जनरेट करता है विच हेल्प द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, जो मैनेजमेंट को हेल्पफुल होता है डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो दिस इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड दीज थ्री आर द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, ये तीन थी ब्रांच अकाउंटिंग की, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का? ये जो पूरा हम पढ़ रहे हैं, क्या उद्देश्य है उसका, ठीक है। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का वो क्या है? मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। सोचिए अकाउंटिंग नहीं होती तो
क्या जितने भी ट्रांजेक्शन है अकाउंटिंग के, क्या वो एक सिस्टमैटिक मैनर में प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो पाते हैं? नहीं, नहीं हो पाते ना। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो अकाउंटिंग का ये है कि जितने भी ट्रांजेक्शन है अकाउंटिंग के, कोई भी लेन देन, कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हुए हैं, वो सब एक सिस्टमैटिक मैनर में प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो। ठीक है, प्रॉपर्ली रिकॉर्ड सबसे पहले किस में होता है? जर्नल में। फिर उसके बाद उसकी पोस्टिंग किस में होती है? लेजर में। तो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो सिस्टमैटिक मैनर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब होता है कि जिस सीक्वेंस में वो इवेंट हुआ है, कल की तारीख के इवेंट सारे पहले रिकॉर्ड हो, फिर आज की तारीख के इवेंट, तो डेट वाइज सीक्वेंस में सारे इवेंट रिकॉर्ड हो। तो ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेसिकली। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, वो क्या है? डिटरमाइनिंग प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस पता करना। अकाउंटिंग का ये जो कॉन्सेप्ट है, पूरा ये अकाउंटिंग क्यों की जा रही है? ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो भी नुकसान, जो भी फायदा हुआ है उस फाइनेंशियल ईयर में या पर्टिकुलर क्वार्टर में, क्वार्टर मतलब 3 महीने, देखिए पूरा फाइनेंशियल ईयर होता है 12 महीने का, ठीक है, 1 साल का। फिर उसको क्वार्टर्स में, 3 3 महीने के क्वार्टर में डिवाइड किया है। फाइनेंशियल ईयर तो जानते हैं ना कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का फाइनेंशियल ईयर। ठीक, जैसे इस समय अभी चल रहा है मार्च 2025, और ये इस फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का आखिरी क्वार्टर चल रहा है। ठीक है, आखिरी 3 महीने हैं। तो ये पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का? कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट लॉस हुआ है, जो भी फायदा नुकसान हुआ है, वो डिटरमाइन कर सके। ठीक, अगर सोचिए अकाउंटिंग नहीं होती तो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, ठीक है, बढ़िया ट्रांजेक्शन हो रहा है, रॉ मटेरियल खरीदा जा रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, सामान बेचा जा रहा है, बट अगर प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं किया जाता ट्रांजेक्शन को, पीएल अकाउंट नहीं बनाया जाता, पीएल अकाउंट मतलब प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट नहीं बनाया जाता, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन को पता चल पाता कि उसको क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ? नहीं पता चलता ना। तो दिस इज द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, कि पता चले कि भाई प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, तो इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट बनाया जाता है। ठीक, तीसरा ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का क्या है? डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के लाइबिलिटी क्या क्या है, एसेट क्या क्या है, इसके बारे में पता हो। ठीक है, एंड इसके लिए बनाया जाता है बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो दिस इज द थर्ड ऑब्जेक्टिव। फोर्थ ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का क्या है? कि इट फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, ये हेल्प करता है टॉप मैनेजमेंट को इन डिसीजन मेकिंग। अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं होती, ठीक है, तो ना प्रॉफिट लॉस पता चलता, ना फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती, तो कैसे ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती कि हम किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें कि नहीं करें, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड दे कि नहीं दे, हमारे एम्प्लॉयज को बोनस दे कि नहीं दे, तो ये सब कैसे पता चलता? नहीं पता चल पाता ना। तो उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन भी नहीं ले पाती। तो इसीलिए दिस इज द फोर्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, कि इस टाइप की इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन को पता चल पाती है, जिसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट डिसीजन ले पाता है, जो टॉप मैनेजमेंट है वो इंपॉर्टेंट डिसीजन ले पाता है, फ्यूचर प्लानिंग कर पाता है। ठीक है, तो दिस इज द फोर्थ ऑब्जेक्टिव। पांचवा जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। अगला जो ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, कि ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसको? यूजर्स को। वो यूजर इंटरनल यूजर भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल यूजर भी हो सकते हैं। इंटरनल यूजर मतलब समझ रहे हैं? इंटरनल यूजर मतलब ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हुए, ठीक है, जो टॉप मैनेजमेंट हुआ, ये सब इंटरनल यूजर। एक्सटर्नल कौन होते हैं? जैसे ऑर्गेनाइजेशन के शेयर होल्डर्स हुए, नहीं शेयर होल्डर नहीं, क्रेडिटर कह लीजिए, जिनसे उधार लिया है ऑर्गेनाइजेशन ने, बैंक हुआ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हुआ, गवर्नमेंट हुआ, वो एक्सटर्नल यूजर, वो भी इंटरेस्टेड है जानने में कि ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दिया है ना, लोन दिया है, तो वो भी जानना चाहते हैं। तो अकाउंटिंग का एक ये भी ऑब्जेक्टिव है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करना। अगला जो ऑब्जेक्टिव है और आखिरी जो ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, वो क्या है? प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स इज मेंटेन। यानी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एसेट्स हैं, जो भी संपत्ति है, चाहे वो इन्वेंट्री के फॉर्म में हो, स्टॉक के फॉर्म में हो, या बाकी जो एसेट्स हैं, उन सबका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। अकाउंटिंग में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स हैं, वो एसेट्स कितने क्वांटिटी में है, उनकी वैल्यू क्या है, ये सब प्रॉपरली रिकॉर्ड होता है। अगर सोचिए नहीं रिकॉर्ड होता तो क्या होता? गोडाउन से ऐसे जो इन्वेंट्री वगैरह है वो गायब भी हो रही होती, कुछ पता ही नहीं चलता। ठीक है, बट अकाउंटिंग का ये एक ऑब्जेक्टिव है, एक उद्देश्य है कि जितने भी एसेट्स हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए, जिससे वो एसेट क्या रहेंगे? प्रोटेक्टेड, सुरक्षित रहेंगे।
ठीक है। तो दीज वेर द 6 ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, ये थे 6 ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट आता है बुक कीपिंग, कहती हूँ। अब एक कॉन्सेप्ट आता है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग मतलब होता है बही खाता, जो बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन किया जाता है ना, दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। इसको हिंदी में कहते हैं बही खाता। लेकिन अकाउंटिंग जो है ना, अभी हमने पढ़ा अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें 7 स्टेप होते हैं। ठीक? तो काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि क्या ये बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग क्या सेम है या डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, एंड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो चलिए डिटेल में देख लेते हैं दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले बुक कीपिंग के बारे में बात करें तो बुक कीपिंग में सिंपली क्या होता है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना एंड उसको क्लासिफाई करना, सिंपल सा ये काम होता है। ठीक है, एक रूटीन काम होता है बुक कीपिंग में। और बुक कीपिंग करने के लिए बहुत स्किल, बहुत लॉजिक, बहुत एनालिसिस कुछ नहीं किया जाता है। सिंपल सा काम होता है बुक कीपिंग में। ट्रांजेक्शन आया है, ट्रांजेक्शन कोई हुआ है, उसकी रिसिप्ट वगैरह मिली है, आपको सिंपली रिकॉर्ड करना है। ये होता है बुक कीपिंग में। तो देखिए मैंने लिखा है बुक कीपिंग इज कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना, उसको मेजर करना मनी के टर्म में, एंड रिकॉर्ड करना यानी जर्नल में एंट्री करना, एंड उसको क्लासिफाई करना मतलब लेजर बनाना। तो बुक कीपिंग में केवल इतना काम होता है। ठीक। जबकि अभी हमने डिस्कस किया अकाउंटिंग में तो बहुत सारे 7 स्टेप होते हैं ना। अकाउंटिंग में क्या होता है, वी ऑल्सो डू, ये काम तो करते ही हैं अकाउंटिंग में, बट इसके अलावा वी ऑल्सो डू समराइजिंग। समराइज किया जाता है, समराइज करना मतलब ट्रायल बैलेंस बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, पीएल अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, ये सब होता है अकाउंटिंग में। ठीक है, एंड फाइनली उसको इंटरप्रेट करना कि समझ में क्या आया, उस बैलेंस शीट को देख के आपको समझ में क्या आया तो इंटरप्रेट करना, एंड फाइनली रिपोर्ट बना के टॉप मैनेजमेंट को और बाकी पार्टीज को, बाकी यूजर्स को कम्युनिकेट करना। तो ये सारे काम होते हैं अकाउंटिंग में। तो अकाउंटिंग इज अ वाइड कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग बहुत वाइड है, बुक कीपिंग तो उसका एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है। अगला जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, इनके उद्देश्य, इनके ऑब्जेक्टिव अलग अलग हैं। बुक कीपिंग का पर्पस क्या है, केवल एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उनका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये सिंपली काम है बुक कीपिंग। लेकिन जो अकाउंटिंग है इसका पर्पस क्या है कि जो नेट रिजल्ट्स हैं, नेट रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल पोजीशन एंड कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टी, वही बताया ना। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव वही है जो अभी हमने डिस्कस किया कि अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है केवल रिकॉर्ड नहीं करना, उसके बाद समराइज करना, इंटरप्रेट करना, कम्युनिकेट करना, ये सारा इसका उद्देश्य है। ठीक। बुक कीपिंग में रूटीन जॉब होता है, केवल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो जर्नल में, फिर लेजर बनाओ, बस रूटीन जॉब है। लेकिन ये क्या है, एनालिटिकल एंड डायनेमिक, इसमें सोचना समझना है, आपका लॉजिक लगेगा, एनालाइज करना है। इसके लिए कोई स्पेशल, बुक कीपिंग के लिए कोई स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि इसके लिए, अकाउंटिंग के लिए स्पेशल स्किल एंड एबिलिटी इज रिक्वायर्ड। ठीक है। तो ये सिंपल से कुछ डिफरेंसेस थे बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के बीच में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करती हूँ जल्दी से फंक्शन के बारे में। अब मैं एक बात कहना चाहती हूँ, देखिए अगर आप ऑब्जेक्टिव समझ गए हैं, अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव समझ गए हैं, तो फंक्शन पूछा जाए, नीड पूछा जाए, पर्पस पूछा जाए, ठीक है, चाहे फंक्शन पूछा जाए, अगर ऑब्जेक्टिव समझ गए हैं तो ये सारी बातें अगर पूछी जा रही हैं तो आप थोड़ा सा उसको, मतलब अगर ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया है तो आप नीड भी लिख सकते हैं, पर्पस भी लिख सकते हैं, एंड उसका फंक्शन भी लिख सकते हैं। फंक्शन मतलब क्या काम परफॉर्म करता है, तो जो उसका ऑब्जेक्टिव है वही परफॉर्म करता है अकाउंटिंग। ठीक है। तो अभी हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, 5-6 पॉइंट इसमें पढ़े थे, तो वही उसका फंक्शन है। फंक्शन मतलब क्या काम करता है अकाउंटिंग। तो अब मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी, बस मैं आपको एक बार पॉइंट बता दे रही हूँ। तो सबसे पहला काम क्या करता है, मेंटेन करता है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करता है। दूसरा क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। ये अकाउंटिंग में क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते हैं। तीसरा इसका फंक्शन क्या है अकाउंटिंग का, कि टॉप मैनेजमेंट को हेल्प करना इन डिसीजन मेकिंग। अगला इसका फंक्शन क्या है, कम्युनिकेट करना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू डिफरेंट यूजर्स। ठीक है। अगला इसका फंक्शन क्या है, कि जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करना। देखिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो जो रिटर्न फाइल करती है, तो वो ऐसे ही नहीं, कुछ भी डेटा पे, कुछ भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड पे रिटर्न नहीं फाइल होता है। ठीक है? जो रिटर्न सबमिट तभी होगा अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड
प्रॉपरली जो भी गाइडलाइन है, जो भी लॉज हैं कंपनी एक्ट के, इनकम टैक्स एक्ट के, जो भी लॉज हैं, अगर उनको फॉलो करके प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है तो उसी पर रिटर्न फाइल होता है। ठीक है, तो लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में भी अकाउंटिंग हेल्प करती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो फंक्शन पूछा जाए, नीड पूछा जाए, पर्पस पूछा जाए, आप सब लिख सकते हैं अगर आप ऑब्जेक्टिव समझ गए तो। ठीक, ये पॉइंट हो गया। ये नेक्स्ट देखते हैं, कुछ कमियां भी हैं, लिमिटेशन भी है अकाउंटिंग की। तो सबसे पहली जो लिमिटेशन है अकाउंटिंग की, वो क्या है? अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। वैसे तो अकाउंटिंग में मैंने बताया जो भी रिसिप्ट्स होती हैं, जो भी कैश मेमोज और जो भी बिल वगैरह होते हैं, उसको देख करके बुक ऑफ अकाउंट में फिगर्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। ऐसे ही नहीं हवा में रिकॉर्ड किए जाते हैं, सारे फिगर्स बिल के हिसाब से रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, बट स्टिल अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, क्योंकि कुछ एरियाज हैं अकाउंटिंग में जहां पे एस्टिमेशन किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल बताऊंगी, ये तो एक एग्जाम्पल लिखा है, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे जब हम डेप्रिसिएशन का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर जो एसेट्स हैं उनकी यूजफुल लाइफ डेप्रिसिएशन के फॉर्मूले में आता है ना, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। तो यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट को एस्टिमेट किया जाता है। क्या किसी एसेट की अभी आप बता सकते हैं कि कितनी यूजफुल लाइफ है? तो उसको एस्टिमेट किया जाता है। तो इसीलिए अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, इसमें कुछ फिगर्स जो होते हैं ना वो एस्टिमेट किए जाते हैं। तो ये इसकी पहली लिमिटेशन है। दूसरी लिमिटेशन अकाउंटिंग की क्या है कि अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। बताया था मैंने ना कि केवल क्वांटिटेटिव फिगर एंड केवल वो फिगर्स जिनको हम मॉनिटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन्हीं को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है। एम्प्लॉयज बहुत ऑनेस्ट हैं, टॉप मैनेजमेंट बहुत सपोर्टिव है, ये बहुत सपोर्टिव है, लेकिन इन बातों को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते बुक ऑफ अकाउंट। तीसरा जो लिमिटेशन है अकाउंटिंग का वो ये है कि अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज। अकाउंटिंग में जो डेटा वगैरह रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे एसेट भी अगर जो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, बट हम जानते हैं इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, टाइम टाइम के साथ जो वैल्यू है इट चेंजेस, प्राइस जो है चेंज करती है। तो इस कॉन्सेप्ट को इग्नोर किया जाता है अकाउंटिंग में। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है कि अकाउंटिंग इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज। जो प्राइस लेवल में चेंज आ रहा है, पैसे की वैल्यू में जो चेंज आ रहा है, उसको इग्नोर किया जाता है, एसेट को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड। तो ये तीसरी लिमिटेशन। चौथी लिमिटेशन अकाउंटिंग की क्या है कि अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का क्या मतलब होता है? विंडो ड्रेसिंग का मतलब ये होता है कि हम जो दिखाना चाहते हैं, बहुत अच्छा सजा धजा अच्छी चीजें दिखाना चाहते हैं, तो अकाउंटिंग में ऐसा भी जैसे किया जाता है मैनिपुलेशन। मतलब जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको तो हमने हाइड कर लिया, जो वाइटल इंफॉर्मेशन है उसको हाइड कर लिया, और फिर फेक फिगर्स, मतलब जो मतलब चीजें बहुत अच्छी प्रेजेंट करके दिखाया जा रहा है। तो ऐसा भी स्कोप है, ऐसी भी गुंजाइश है, कभी कभार अकाउंटिंग में इस टाइप की चीजें भी होती है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है, इसीलिए ऑडिट का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए ऑडिट कराना होता है। कोई भी कंपनी है, कोई भी फर्म है, उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने बनाए, रिकॉर्ड किए, फिर बनाए, बट उस पे वो रिटर्न नहीं फाइल करती है, उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कराना होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट का आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा। तो जिसमें सारे जितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उन सबको वेरीफाई किया जाता है, उनको फिर से एक बार क्रॉस चेक रीचेक किया जाता है। वो इसीलिए किया जाता है क्योंकि विंडो ड्रेसिंग के भी चांसेस रहते हैं कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हाइड कर लिया और बहुत अच्छा अच्छा फिगर कि ऑर्गेनाइजेशन को इतने का प्रॉफिट हो रहा है, ये सब शो किया। तो ये देखिए मैं लिखा है, कंसील द वाइटल इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कंसील कर दिया, हाइड कर दिया, एंड प्रेजेंट किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अ, मतलब ऐसा प्रेजेंट किया है कि फर्म बहुत ही अच्छी बेटर पोजीशन पे है देन एक्चुअल, यानी एक्चुअल से ज्यादा अच्छी पोजीशन। ये भी चांसेस हैं। तो ये सिंपल से थे चार लिमिटेशन कह लीजिए अकाउंटिंग की। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये जो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन है ये किन किन लोगों के लिए हेल्पफुल है? ठीक, तो जो यूजर्स है ना उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहले है इंटरनल यूजर, दूसरे हैं एक्सटर्नल यूजर। पहले हम बात करेंगे इंटरनल यूजर की। इंटरनल मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो आते हैं ओनर, जिसने पैसा लगाया इनिशियली और कंपनी स्टार्ट की है, या फर्म स्टार्ट की है, पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की है, किसी भी टाइप की कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है, वो सबसे पहले इंटरेस्टेड होगा अपने फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन या पीएल अकाउंट, मतलब या फिर प्रॉफिट लॉस जानने में।
होगा ना इंटरेस्टेड, उसने पैसा लगाया है, इनिशियली उसी ने पैसा लगाया, सबसे ज्यादा रिस्क उसी ने लिया है, तो वो इंटरेस्टेड होगा भाई जानने में कि फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है, तो इंटरनल यूजर में सबसे पहले आएंगे ओनर, उसके बाद कौन आएगा, मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट को बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं, उसको डिसाइड करना है कि इस बार डिविडेंड दे कि नहीं दे, इन्वेस्टमेंट करे कि नहीं करे, प्रोडक्ट की प्राइस क्या सेट करे, प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस, प्रोडक्ट को कितने पे मार्केट में लॉन्च करें, क्या हम यहाँ पे नई फैक्ट्री डालें कि नहीं डालें, तो ये सब डिसीजन कैसे लिए जाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के लिए जाएंगे ना। तो वही है दूसरा। तीसरा क्या है, एम्प्लॉइज एंड वर्कर, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉइज हैं उन्हें भी तो देखना होगा ना कि हमारी, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या प्रॉफिट लॉस हो रहा है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, जानने में इंटरेस्टेड होंगे ना, क्योंकि एम्प्लॉय को बोनस वगैरह या सैलरी वगैरह क्या है, मतलब उसको बोनस के रिगार्डिंग एक्सपेक्टेशन रहती है, तो वो भी जानना चाहता है कि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसकी पोजीशन कैसी है, ठीक है? उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स कैसे हैं। तो ये तीन पार्टीज हैं, इंटरनल यूजर्स हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड। अब एक्सटर्नल यूजर्स की बात करें, एक्सटर्नल यूजर में सबसे पहले आएंगे आपके बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक जिसने फर्म को लोन दिया है तो वो भी जानना चाहेगा ना फर्म परफॉर्म कैसा कर रही है, क्योंकि बैंक को अपना लोन वापस भी तो लेना है ना, ईएमआई वगैरह बंधी होगी या शायद कुछ लमसम पेमेंट हो रहे होंगे, तो बैंक भी जानना चाहेगा ना कि हमने जिसको लोन दिया है वो हमें वापस कर पाएगा कि नहीं, उसकी पोजीशन कैसी चल रही है। तो इसलिए बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फर्म की परफॉर्मेंस में इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक, दूसरा जो होते हैं वो इन्वेस्टर्स होते हैं, अगर मैंने उस कंपनी में पैसा लगाया है, ठीक है, उस कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, इन्वेस्ट किया हुआ है कुछ, तो मैं भी तो जानना चाहूंगी ना, मैंने सपोज करिए उस कंपनी के डिवेंचर खरीदे हुए हैं, तो मैं जानना चाहूंगी ना कि फर्म कैसा परफॉर्म कर रही है। ठीक, तो इन्वेस्टर इंटरेस्टेड होते हैं एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर, पोटेंशियल मतलब अभी मैंने इन्वेस्ट नहीं किया है लेकिन शायद मैं आगे फ्यूचर में इन्वेस्ट करूं, तो किसी एक्स कंपनी, जो एक्स कंपनी है वो परफॉर्म कैसा कर रही है ये मैं जानना चाहूंगी ना, तभी तो मैं शायद आगे चल के उसमें इन्वेस्ट करूंगी, तो पोटेंशियल इन्वेस्टर भी इंटरेस्टेड होते हैं। नेक्स्ट इज क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब जिन्होंने कंपनी को उधार दिया हुआ है, जिन्होंने क्रेडिट पे शायद सामान दिया हुआ है, ठीक है। तो क्रेडिटर ने सपोज करिए 10 लाख का रॉ मटेरियल क्रेडिट पे फर्म को दिया हुआ है, तो क्रेडिटर भी तो जानना चाहेगा ना कि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लॉस में तो नहीं है, क्योंकि क्रेडिटर को भी तो अपना 10 लाख रुपए वापस चाहिए। ठीक है, तो क्रेडिटर भी फर्म की जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो जानना चाहता है कि इनको उधार पे कोई सामान देना भी चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट कौन है, गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज, जो गवर्नमेंट है वो भी तो जानना चाहेगी कि फर्म कैसा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग वो फर्म को जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसी के बेसिस पे गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह मिलेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड होती है, क्योंकि करेक्ट टैक्स ड्यू क्या होगा आफ्टर एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको एनालाइज करके ही सही टैक्स कितना आएगा उस फर्म पे ये सब फाइंड आउट होता है, तो गवर्नमेंट या जो दूसरी अथॉरिटीज हैं ये भी इंटरेस्टेड होती हैं फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अगला जो है पब्लिक, देखिए कोई भी बिजनेस या कोई भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ये सोसाइटी का ही पार्ट है, ठीक है, लोग, हम बीइंग अ कस्टमर अगर हम किसी एक्स कंपनी का सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, तो हम जानना भी तो थोड़ा चाहेंगे ना कि वो कंपनी परफॉर्म कैसा कर रही है। ठीक है, तो कंपनीज भी सोसाइटी का पार्ट होती हैं, तो लोग, जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, वो भी उस कंपनी के बारे में जानना चाहती है, और जो कंपनी होती है वो भी तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है, तो इसलिए जनरल पब्लिक भी कंपनी के बारे में, उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके बारे में जानती है। तो दीज वेयर द फ्यू टॉपिक्स जो हमने आज के लेक्चर में पढ़ा। तो एक बार चलिए समराइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। तो आज हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए। तो आज मैंने सबसे पहले आपको बताया अकाउंटिंग क्या मतलब होता है, दो डिफिनीशन, एक छोटी डिफिनीशन और एक इलेबोरेटेड लॉन्ग डिफिनीशन हमने अकाउंटिंग की देखी, इसके फीचर देखे, कैरेक्टरिस्टिक देखे, अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है, तीन ब्रांचेस होती हैं अकाउंटिंग की वो डिस्कस की, ऑब्जेक्टिव देखा, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है ये पढ़ा, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग हमने देखे, कुछ कमियां हैं कुछ लिमिटेशन है अकाउंटिंग की वो देखे, एंड यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ये सारे टॉपिक आज हमने डिटेल में आज के, आई होप आज का लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा, एंड लेक्चर अगर यूजफुल रहा है तो प्लीज जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आज के लेक्चर से आपको, आज का लेक्चर आपको समझ में आया कि नहीं आया, अगर नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आज का लेक्चर नहीं समझ। और एक बात और है, ये देख लीजिए, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब मार्च 2025, पेन ले लेती हूँ, मार्च 2025 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ।
और एक बात और है कि ये अभी तक है। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें और सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे। ये अभी तक है, मार्च 2025 तक, तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा एंड इसकी हेल्प से पढ़िएगा। ठीक है? तो चलिए फिर आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। लेक्चर यूज़फुल लगा हो तो कमेंट में मुझे बताइएगा एंड चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।